एक और सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं हम इस चैनल पे। और ये सफ़र है बेहिसाब इंतज़ार का, गीत और मोहक की कहानी। रात का वक्त दिल्ली। गार्डन की सजावट देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि किसी की शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली थी। हर तरफ फूलों की बौछार सी थी। मंडप भी यूँ सजा था जैसे कोई राजशाही शादी हो, लेकिन शादी का माहौल होने के बावजूद भी कोई चहल पहल नहीं थी। दुल्हन के पिता आनंद जी एक तरफ अपने सिर पकड़े बैठे थे और माता बरखा जी उन्हीं के पास चुपचाप खड़ी थीं। दुल्हन गीत ऊपर रूम की खिड़की पर सजी धजी खड़ी थी। उसकी नज़रें अनंत तक जा रही थी। आज उसकी शादी मोहक से तय हुई थी। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब रात के 11 बज रहे थे और बारात का कुछ अता पता नहीं था। वो खिड़की से हटकर अंदर आई और एक बार फिर मोहक के फ़ोन पर कॉल लगाया। पूरी रिंग जाने के बाद भी मोहक ने कॉल रिसीव नहीं किया। गीत ने एक बार फिर अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया। कल तक तो मोहक उससे बात कर रहा था, तो आज क्या हो गया? 3 सालों के इंतज़ार के बाद तो आज उसकी शादी थी। वो अब नीचे गार्डन में आ गई। इतनी देर से जो इंतज़ार कर रही थी। पापा, मोहक के घर पर कॉल करो ना, आखिर क्या हुआ है? गीत अपने पिता आनंद जी से बोले। कर चुके हैं, कोई उठाए तब ना, आनंद जी परेशान से बोले। तभी गीत का भाई ललित बाहर की ओर बढ़ता हुआ बोला, मैं देख कर आता हूँ। बहुत इंतज़ार कर लिया, देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया। गीत का दोस्त विवेक भी ललित के पीछे होता हुआ बोला। वो दोनों बाइक लेकर निकल गए। गीत अपना भारी मन लिए गार्डन पर पड़े सोफे पर बैठ गई। गीत के बाकी दोस्त पाखी, रिया, करण, उदय उसके पास आकर बैठ गए। वो तो गीत की शादी में एंजॉय करने आए थे, लेकिन ये अंदाज़ा किसी को ना था कि दूल्हे के साथ पूरी बारात ही लापता होगी। पाखी, तो अपना मन खराब मत कर गीत। ललित भैया और विवेक गए हैं ना वहाँ? उदय, हाँ गीत, पाखी ठीक कह रही है, वो गए हैं ना मोहक से बात करने। गीत कुछ नहीं बोली, बस उदासीनता से सिर हाँ में हिला दिया। मैंने कहा था इसको कि वो लड़का ठीक नहीं, देख रही हो ना अपनी जिद का नतीजा। गीत के पिता आनंद जी गुस्से में बोले। अंकल प्लीज़, ये वक्त इन बातों का नहीं है। गीत का दोस्त करण बोल पड़ा, जो कि गीत को लेकर ऑलरेडी परेशान था। हाँ ठीक है, नहीं बोलता कुछ, अभी तो बोलने के लिए लोग ही बहुत है। वो मेहमानों से भरे गार्डन को देखकर बोले, जो बातें बना रहे थे कि बारात अब तक नहीं आई है। बरखा जी, गीत की माँ ने आनंद जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। गीत ने इस बीच एक बार और मोहक को कॉल लगाया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे गीत की रही सही उम्मीद भी टूटती नजर आई। उसने आंखें बंद कर सोफे से सिर टिका लिया तो आंखों के कोनों से आंसू बह आए। समझ नहीं आ रहा था कि मोहक ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ, या क्या वजह होगी कि उसका सबसे खास दिन यूँ खत्म होते नजर आ रहा था। गीत के सिर पर किसी ने हाथ रखा तो उसने आँख खोली। उसकी माँ थी। मम्मी कहते हुए वो बरखा जी से लिपट गई। शांत रहो बेटा, आ जाएगा मोहक अभी। बरखा जी उसका सिर सहलाती हुई बोली, जबकि वह खुद नाउम्मीद हो गई थी। वो नहीं आएगा मम्मी, वो मेरा कॉल तक नहीं उठा रहा। एक बार वजह तो बताता इन सब के पीछे। गीत लगभग रुआंसी हो गई थी। तुम इंतजार करो, गया है ना ललित बात करने। बरखा जी उसको इस तरह नहीं देख पा रही थी। तभी बाहर बाइक रुकने की आवाज़ आई तो सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सब उम्मीद भरी नज़रों से उस तरफ देखने लगे। गीत भी उम्मीद में खड़ी हो गई कि शायद उसके ललित भैया कुछ अच्छी खबर लेके आए होंगे, लेकिन इसके विपरीत ललित गुस्से में अंदर आ रहा था। पीछे आ रहे विवेक का भी चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ है, कुछ पता चला? आनंद जी उठते हुए ललित से पूछने लगे, लेकिन ललित की आंखें गुस्से से लाल थी। बोलो ना ललित, क्या हुआ है? कहाँ है मोहक? बरखा जी आगे आई। भाग गया वो धोखेबाज। गुस्से से भरे ललित ने सजे हुए मंडप को जोर से लात दे मारी तो मंडप भी भर भरा कर ध्वस्त हो गया। ललित ने आगे बढ़ते हुए सोफे को हाथ से धक्का देकर गुस्से से गिरा दिया और अंदर चला गया। तो गीत अपने दोस्त विवेक से पूछने लगी, विवेक तुम बताओ कहाँ है मोहक? और ललित भैया इतने गुस्से में क्यों हैं? मोहक से कोई बात हुई है क्या? उसने कुछ कहा है क्या भैया से? वो तब कुछ कहेगा ना जब वो वहाँ होगा। विवेक अभी भी मुंह लटकाए खड़ा था। मतलब सब लगभग एक साथ बोले। जिसका डर था आखिर वही हुआ। मतलब ये
कि मोहक के घर पर ताला लगा है, ना तो वो खुद वहाँ है ना ही उसकी फैमिली। आनंद जी धप से सोफे पर बैठ गए और एक बार फिर अपना सिर पकड़ लिया। कुछ मेहमान उनको तसल्ली देने आगे बढ़े, जबकि कुछ बातें बनाते हुए निकल गए। ऐसा नहीं कर सकता मोहक, वो मुझसे भाग नहीं सकता। गीत थोड़ा ठहर कर बोली तो आनंद जी गुस्से में गरजे, चुप करो अब तुम, बस इसलिए हम रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। देखो अब यही दिन देखना बाकी रह गया था मुझे कि बेटी सामने दुल्हन के लिबास में खड़ी है और दूल्हा बारात लेकर तक नहीं आया। गीत रोने लगी थी। वो अपना भारी लहंगा संभालती हुई वापस ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। उसके सब दोस्त भी उसके पीछे हो लिए। अभी उसके साथ रहना जरूरी था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मोहक ऐसा भी कर सकता है, जबकि वो खुद कितना खुश था इस दिन के लिए। कमरे में सबके साथ बैठी पड़ी बोली, जो गीत की ही दोस्त थी। वजह तो मेरी भी समझ से बाहर है, और तो और उसकी फैमिली भी गायब है। उदय बोला, कुछ तो हुआ होगा ना। ऐसा भी हो सकता है क्या कि कल तक वो मौजूद थे और एक दिन में इस शादी को नकार कर कहीं चले गए। करण असमंजस में था तो विवेक बोला, जो ललित के साथ मोहक के घर गया था, वो क्यों और कहाँ गए हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसका खुद का घर डेकोरेट था। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जो यूँ अचानक घर को ताला लगाकर चले गए। लेकिन क्या? इन सबको डांटते हुए पाखी बोली, तुम सब चुप करो यार, मोहक ने धोखा दिया है गीत को। इसके बारे में सोचना बंद करो अब तुम लोग। गीत चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। हर बार मोहक के जिक्र पर खिल जाने वाली गीत आज उसके नाम पर मुरझा रही थी। अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस कर रही थी। उसने एक बार फिर फ़ोन उठाया और मोहक नाम को कांटेक्ट पर कॉल किया। नतीजा वही, फ़ोन बंद था मोहक का। वो भरी आंखों से फ़ोन को देख रही थी कि अभी मोहक का कॉल आएगा, वो कोई रीज़न देकर सॉरी बोलेगा और उसकी शादी होगी आज ही। तुम अब भी उससे उम्मीद रख रही हो गीत? दरवाजे पर खड़ा ललित बोला, भैया। गीत ने दरवाजे पर नज़र घुमाई तो ललित अंदर चला गया और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, उम्मीद तो मुझे भी थी उससे, तभी तो पापा को इतनी मुश्किलों से मनाया था तुम्हारी शादी के लिए। लेकिन देखो ना उसने क्या किया। गीत उसके गले लग गई। वो ऐसा नहीं कर सकता भैया, वो तो बहुत प्यार करता था मुझसे। हाँ, उसका गुस्सा ज़्यादा था, लेकिन वो धोखा नहीं दे सकता मुझे। फिर क्यों किया उसने ऐसा? इसका जवाब तो उसी के पास होगा ना। ललित भी गीत के आंसुओं से टूट रहा था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसका यूं दुख में होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो वापस आएगा भैया ज़रूर, कुछ मजबूरी होगी। गीत फिर से उम्मीद में थी। वही ललित को मोहक से नफरत हो रही थी। गीत के प्यार में क्या कमी थी, और वो खुद भी तो बहुत चाहता था गीत को। वो गीत को चुप करवा करके बाहर आनंद और बरखा जी के पास चला गया। विवेक, करण और उदय भी दूसरे कमरे में चले गए। परी और पाखी गीत के साथ ही रही। गीत सिरहाने लगकर बैठी रही, अपनी सोच में गुम कि जल्द ही मोहक उससे मिलेगा। वो हर सवाल का जवाब लेगी उससे, जो इस वक्त उसके मन में उमड़ रहे थे। सबने जगते हुए ये रात निकाल दी थी। सुबह हो आई थी। दिखने को सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। जो वक्त बेटी की विदाई के लिए सबके दुखी होने का था, उस वक्त में सब किसी और की वजह से दुखी थे। गार्डन को खाली कर आनंद जी का परिवार अपने घर लौट आया था। सारे मेहमान और गीत के दोस्त भी उससे अपना ख्याल रखने को कहकर चले गए। गीत अपने रूम में बैठी थी। दुल्हन का लहंगा बदलकर उसने सादा सा सूट पहन लिया था। उसने अपने दोनों हथेलियों को मिलाया तो पाया कि हथेलियों को जोड़ने पर मेहंदी से रचा दिल बना रहा था, जिसमें बड़े चाव से उसने मोहक गीत लिखवाया था। वो देखते हुए मुस्कुरा दी। फिर हथेली को जुदा किया तो नाम भी ऐसे दूर हुआ जैसे मोहक चला गया था। उसने उम्मीद से एक बार फिर फ़ोन उठाया और कॉल मिलाया। फिर से नाउम्मीद हो गई, फ़ोन बंद ही था। उसने पर्स उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे उतरकर आई तो हॉल में ही आनंद जी, बरखा जी, ललित बैठे थे। मैं कुछ देर के लिए बाहर जाकर आती हूँ, वो नीचे आकर बोली। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए गीत, ललित खड़े होकर बोला। थोड़ा घूम आती हूँ ना भैया, मन उब रहा है घर में रहकर। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, ललित तो उसकी फिक्र में आगे बढ़ता हुआ बोला। तो गीत ने उसका हाथ थाम कर रोका। आपकी बहन कमज़ोर नहीं है भैया, बहुत मजबूत है। ललित ने उसके गाल पर हाथ फेरा। जानता हूँ, ठीक है जाओ, जल्दी वापस आना। ललित
वापस आकर सोफे पर बैठ गया और गीत बाहर निकल गई। आसपास के सड़कों पर घूमते गीत के मन में मोहक की छवि घूम रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, देखो आनंद जी की बेटी। हाँ, बहुत बुरा हुआ, बारात तक नहीं आई। लड़की के साथ घर वाले भी फरार हैं। अरे आनंद जी तो शुरू से ही राजी नहीं थे इस रिश्ते के लिए। हाँ, इसके भाई ने मनाया था आनंद जी को इसकी खुशी के खातिर। अब क्या करे, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पूरे रास्ते गीत के कानों में ऐसी बहुत सी बातें पड़ी, लेकिन उसने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। ये वही लोग थे जो तब भी बातें बनाते थे जब मोहक उसके साथ था, और आज जब मोहक दूर हो गया तभी ये लोग बाज नहीं आए। तो उसने नज़रअंदाज करना ही सही समझा। वो चलती जा रही थी। आगे एक बेकड़ी को देखकर उसके कदम ठहर गए। बेकड़ी को देखते हुए उसकी आंखों के आगे वो पल घूम गया जब वो मोहक से मिली थी 3 साल पहले। गीत अपने हाथ में केक लिए बेकड़ी से बाहर निकल ही रही थी कि 3-4 लड़के मस्ती में भागते हुए उसके पास से गुजरे। उसमें से किसी का हाथ गीत के हाथ से टकरा गया और पूरा केक ज़मीन पर गिर गया। वो बस गिरे हुए केक को देखती रह गई। वो लड़के उसके तरफ मुड़े। उन्हें अंदाज़ा हो गया अब ये लड़की उन पर चिल्लाएगी, तो वो बिना रुके भाग लिए। उसमें से एक लड़का कुछ पल रुका, फिर अगल बगल देखा तो पाया कि उसके साथी जा चुके हैं। वो भी भागने को मुड़ा। तभी पीछे से आवाज़ आई, ए! गीत हल्के से चिल्लाई। उस लड़के के कदम ठहरे, लेकिन वो मुड़ा नहीं। हाँ तुम, मेरा केक गिरा दिया तुमने। वो अब मुड़ा और गीत को देखा। उसका गुस्सा देखकर लगा कि वो चिल्लाने ना लगे, इसलिए वो आहिस्ता से उसके पास जाते हुए बोला, सॉरी मिस, ये गलती से हो गया। हटो तुम, जाओ यहाँ से। गीत उसे नज़रअंदाज करती हुई झुकी और डब्बा खोलकर केक को देखा तो बिगड़ चुका था, गंदा भी हो चुका था। ये तो गया, अब दोबारा लेना पड़ेगा। वो मुंह उतारती हुई खुद से ही बोली। तो लड़का भी झुकते हुए केक का डब्बा उठाने लगा। हैप्पी बर्थडे गीत केक पर लिखा था। आई एम सॉरी, किसका बर्थडे है? मैं आपको इसके पैसे दे देता हूँ। उसने केक उठाया और पास पड़े डस्टबिन में डाल दिया। उसने खड़े होकर अपने वॉलेट से पैसे निकाले और गीत की तरफ बढ़ाया, लेकिन गीत अभी भी उसका मुंह लटकाए डस्टबिन में पड़े उस केक को देख रही थी। ये पैसे रख लीजिए आप, और मेरी तरफ से भी गीत को हैप्पी बर्थडे कहना। वो केक पर नाम पड़ चुका था तो गीत का गुस्सा कम करने को ऐसा बोल दिया, गीत मैं ही हूँ स्टूपिड, तुम लोगों ने मेरा बर्थडे केक ख़राब कर दिया। वो भी हल्के गुस्से में ही बोल रही थी। फिर वापस उस डस्टबिन की तरफ देखकर बोली, कितने मन से और कितने वक्त में बनवाया था मैंने अपने पसंद का। अगेन सॉरी, प्लीज़ आप ये पैसे रख लीजिए। मुझे वापस इतनी देर अंदर बैठकर वेट करना पड़ेगा अब। वो उसको घूरती हुई बोली, ओके ओके, कूल डाउन, पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए, सो मैं ही सेम केक बनवा देता हूँ, आइए। कहते हुए वो बेकरी के अंदर चला गया। गीत भी वापस चली आई। अरे मोहक, आओ, कैसे हो? बेकरी वाला उस लड़के का जानकार था। मैं ठीक हूँ, बस एक केक बनवाना था। हाँ बिल्कुल, किस थीम का बनवाना है? अभी जो ये मिस लेके गई थी वैसा ही। इनका केक मुझसे गिर गया। मोहक गीत को देखते हुए बोला, ओके वेट अ व्हाइल। कहते हुए बेकरी वाला अपने काम में लग गया। आप बैठ जाइए मिस गीत, थोड़ा वक्त लगेगा। मोहक एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। गीत चुपचाप जाकर बैठ गई। मोहक वही काउंटर से लगकर खड़ा रहा। अब तुम्हारे वहाँ खड़े रहने से केक जल्दी तो नहीं बन जाएगा? वो मोहक को देखकर थोड़ा धीरे बोली। वाट? उसने मुड़कर पूछा। उसे सुनाई नहीं दिया था। यही कि वहाँ खड़े रहकर क्यों अपने टांगे दुखा रहे हो, यहाँ आकर बैठ जाओ। वो थोड़ा तेज बोली तो मोहक आकर बैठ गया और अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगा। कुछ देर बाद केक रेडी हुआ तो बेकरी वाले ने मोहक को केक संभाल दिया। मोहक ने पेमेंट दिया और केक लेकर गीत को थमा दिया। लीजिए आपका केक। अब ठीक है। वो केक लेते हुए खड़ी हो गई तो मोहक बाहर की ओर निकल गया। फिर दरवाजे से वापस अंदर झांकते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे मिस गीत, और बोलकर वापस चला गया। इतनी जल्दी कि गीत थैंक यू भी नहीं बोल सकी। बेकरी वाले किसी को याद करते हुए गीत पास वाले पार्क पहुंच गई। सामने रखी बेंच को देखकर वो एक बार फिर अपने अतीत में चली गई। फ्लैशबैक। मोहक ने गीत के लिए केक बनवा दिया था। केक को लेकर गीत पार्क में आ बैठी और खोला तो सेम वैसा ही केक था। गीत ने प्लास्टिक नाइफ उठाया और केक काटने लगी। हैप्पी बर्थडे टू मी।
उसने खुद से ही कहा और केक की बाइट ली। सामने नजर गई तो मोहक खड़ा था। उसने केक का एक टुकड़ा उठाकर मोहक की तरफ किया और आंखों से ही लेने को कहा। मोहक उसके पास आया और वहीं बेंच पर बैठ गया। उसने मुंह खोला तो गीत ने उसे केक खिला दिया। आप यहाँ बैठकर अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसा क्यों? मोहक ने अपना मुंह रुमाल से साफ करते हुए कहा। कोई खास वजह नहीं है इसके पीछे। गीत केक के छोटे छोटे पीसेस कट करती हुई बोली। कोई आम वजह होगी, वही बता दीजिए। वो ये कि रात को मेरे भैया वैसे बहुत धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाते हैं, तो सभी अपनों के साथ सेलिब्रेशन हो जाता है, लेकिन अभी तो मैं किसी और के साथ अपनी खुशी बांट सकती हूँ ना। मतलब? मोहक ने पूछा। मतलब जानने के लिए मेरे साथ आओ तुम, कहते हुए वो उठी। मोहक भी उसके पीछे चल दिया। वो पार्क से बाहर निकलकर सड़क पर आई और वहाँ बच्चों को केक खिलाने लगी। मोहक उसका मतलब अब समझ गया था। अब समझ गए? गीत थोड़ी देर बाद उसकी तरफ आते हुए बोली। बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपने झूठ कहा था। मोहक आंखें छोटी करते हुए बोली। क्या झूठ बोला मैंने तुम्हें? यही कि कोई खास वजह नहीं है ये यहाँ बैठकर केक कटिंग की। मुझे तो आपकी ये वजह बहुत खास लगी। हाँ, तुम्हारे लिए हो सकती है, मैं तो बचपन से ही कर रही हूँ, तो मेरे लिए कॉमन है, वो चलते हुए बोली। मोहक उसके पीछे ही चल रहा था। अब क्या मुझे घर तक छोड़ने का इरादा है? वो पीछे मुड़कर देखते हुए बोली। मैं बस वो बोल रहा था कि उसका फ़ोन बजा। कॉल उठाकर वो बात करने लगा। हाँ, मुझे याद है। क्या तुम मेरे बिना चले गए? सेम ऑन यू। कैसे दोस्त हो तुम? उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया और अपने हाथ से फ़ोन ज़ोर से दबा दिया। पल भर पहले शांति से बात करने वाले मोहक के चेहरे पर अब इस कदर गुस्से के भाव थे कि दिमाग की नसें तन गई थी। कनपट्टी से पसीना बहने लगा। आंखें क्षण भर में लाल हो गई थी। ऐसा भी क्या हो गया? गीत ने उसके बदलते भाव को देखकर पूछा। मैं थोड़ा सा लेट क्या हुआ? ये लोग अकेले मूवी देखने चले गए, जबकि अभी वक्त है मूवी के लिए। वो गुस्से से दांत भींचते हुए बोला। गीत को हंसी आई। बस इतनी सी बात? गीत अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली और हंस पड़ी। कैसे बच्चों जैसे गुस्सा हो गए तुम? आप? मोहक उसे गुस्से से उंगली दिखाते हुए बोलने को हुआ, लेकिन फिर बिना बोले ही मुड़कर चला गया। गीत की हंसी उसके गुस्से को देखकर बंद हो गई। दिमागी मरीज है क्या ये? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? किसको आता है गुस्सा भला? गीत जाते हुए मोहक को देखते हुए खुद में ही बोली। फ्लैशबैक समाप्त। फोन बजने के साथ गीत की तंद्रा टूटी। गीत के सामने से मोहक की छवि गायब हो गई। वो एक बार फिर वर्तमान में लौट आई थी। उसने फ़ोन देखा। उसके ललित भैया का कॉल था। हाँ भैया। हाँ, बस पार्क में आई थी, आती हूँ थोड़ी देर में। डोंट वरी भैया, आप बहुत चिंता करते हैं। वो हंसी और कॉल कट कर दिया। फिर मोहक को याद करते हुए बोली। हद से ज़्यादा गुस्सा आता था ना तुमको, पर वो गुस्सा मुझ पर निकले। इससे पहले ही तुम उठकर चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसे वक्त में गए हो कि सवाल उठा दिए हैं लोगों ने। अगर किसी बात का गुस्सा था तो निकालते ना मुझ पर। यकीन मानो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम तो ज़िंदगी ही अधूरी कर गई मेरी। गीत ने आंखों के कोनों से निकलते आंसू पोंछे और उठकर घर की ओर बढ़ गई। मोहक को याद करते हुए 2 महीने कब बीते, गीत के इस बात का होश ही नहीं था। हालांकि ये वक्त उसको 2 महीने से ज़्यादा ही महसूस हुआ था। गीत की शादी की बात अब पुरानी हो गई थी। वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं गई थी, क्योंकि लोगों की बातों का सामना करने के लिए वो मानसिक तौर से तैयार नहीं थी। थोड़े दिनों में जब दिमाग हल्का हुआ तो ऑफिस लौटी। वहाँ उसके सहकर्मियों ने पूछ पूछ कर एक बार फिर उसके जख्म उजागर कर दिए थे। इसके बावजूद भी उसने बेहद शांतिपूर्वक सबको सच कहकर जवाब दिया था, क्योंकि उसका दिल नहीं मानता था कि मोहक ने उसे कोई धोखा दिया है। उसे अभी यकीन था कि मोहक किसी दिन वापस उसकी ज़िंदगी में लौटेगा, उसे शादी करेगा, और तब इन लोगों की बोलती जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। वो एक बार फिर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गई थी, लेकिन इस व्यस्तता में मोहक को एक पल के लिए भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई थी। हर रोज़ उसका नंबर ट्राई करना गीत के डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था, और ये रूटीन तभी चला जब मोहक का नंबर अमान्य तक हो गया। उसके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है सुनकर गीत ने कॉल कट कर दिया और अपना फ़ोन सामने पड़े टेबल पर रख दिया। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? कमरे के अंदर आता हुआ ललित बोला।
और उसकी साइड में आकर बैठ गया। भैया, गीत ने मुस्कुराते हुए उसे साइड हक कर लिया। तुमसे कोई मिलने आया है? ललित बोला। कौन? दरवाजे की तरफ देखने लगी। अरे भाई, अंदर आ जाओ, बाहर कितने देर खड़े रहोगे? ललित बोला। तो वो सब कमरे के अंदर चले आए। तुम सब? गीत खुशी से उठकर आगे बढ़ी। उनके दोस्त आए थे, परी, पाखी, उदय, करण, विवेक, सब। वो एक एक करके सबके गले मिली। ललित उनको बात करने के लिए छोड़कर बाहर निकल गया। पाखी, कैसी है तू? गीत, तूने तो हम सबसे मिलना बात करना तक बंद कर दिया। करण, हाँ, दिस इज नॉट फेयर, हम सब इतने भी बुरे नहीं हैं। उसने नौटंकी से मुंह बिगाड़ा। गीत, तुम्हारी शिकायतें मैं समझती हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना, मैं मेंटली तैयार नहीं थी किसी से बात करने को। वो पाखी और करण का हाथ पकड़कर बोली। वो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वाकई गीत सच्चाई से भागने वालों में से नहीं थी। अगर कोई होता तो उस बात का जिक्र तक नहीं छेड़ता। गीत, अच्छा, आई एम सॉरी ना, तुम बताओ मुझे क्या करना होगा मेरे दोस्तों को मनाने के लिए? उदय, नॉर्मल सी पनिशमेंट है, हम सबको अपना कुछ वक्त देना होगा तुम्हें। वो पैर पर पैर जमाकर घुमाते हुए बोला। गीत, श्योर, लेकिन क्या करना होगा? विवेक, हम सब पूरे 1 हफ्ते के लिए जयपुर जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है साथ। गीत, 1 हफ्ता? लेकिन जॉब? परी, बस, मतलब तू नाराज ही रखेगी हम सबको? कहते हुए परी ने मुंह फुला लिया। गीत, अरे नहीं, लेकिन। पाखी, तू चल रही है बस, लेकिन, किंतु, परंतु, पर ये सब वर्ड सुनने नहीं आए हम सब यहाँ। विवेक, प्लीज़ न गीत, कितना वक्त हो गया हमें साथ वक्त बिताए हुए। ओके, चलते हैं, तुम सब पैकिंग करो, जब चलना होगा बता देना। आखिर गीत मान गई। करण, कल ही चल रहे हैं, हम सब ने पैकिंग कर रखी है, बस तुम्हें करनी है। उदय, बस कल देर रात निकलेंगे, तुम रेडी रहना। गीत, जी समझ गई, वो मजाकिया अंदाज में बोली तो सब मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद वो सब चले गए। गीत के साथ वक्त बिताकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था और गीत खुद भी बहुत स्पेशल फील कर रही थी कि उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए ये ट्रिप प्लान कर रहे थे। हाँ, वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानती थी। वो अपनी तैयारी करने लगी ताकि कल निकलते समय कोई कमी न लगे। साथ ही उसने आनंद जी और बरका जी से भी परमिशन ले ली थी। गीत ने जयपुर जाने के लिए सारा सामान रख लिया था। रात के 11 बज रहे थे। गीत के साथ आनंद जी, बरखा जी और ललित भी जाग रहे थे। सब रख लिया ना बेटा? आनंद जी ने पूछा। हाँ पापा, सारी पैकिंग हो गई है, बस वो सब आने ही वाले होंगे। इतने में बरखा जी 2 डब्बे ले आई, इन्हें भी रख ले गीत। वो गीत की तरफ डब्बा बढ़ाती हुई बोली। मम्मी, आप पहले ही 4 डब्बे रख चुकी हैं मेरे बैग में, इतना खाऊंगी मैं? अरे तो और सभी तो है ना तेरे साथ। बरका जी ने खुद ही बैग में डब्बे ठूंस दिए। ललित ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। सच ही कहते हैं ना लोग, माँ जैसी कोई नहीं होता। गीत बरखा जी को देखते हुए बोली तो बरखा जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर दिया। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। साथ ही गीत और बाकी परिवार वाले उठकर बाहर निकल आए। रात का सफ़र था तो वो लोग ड्राइवर साथ लाए थे। 8 सीट वाली कार थी जिसमें आगे ड्राइवर, उसके पीछे वाले सीट पर करण, विवेक, उदय बैठ गए थे। पाखी और परी सबसे पीछे बैठी थी। गीत अपने माता पिता के पैर छूकर गले लगी, फिर ललित के गले लगते हुए बोली। 1 हफ्ते में लौट आऊँगी, आप ध्यान रखना। तू भी, बारिश का मौसम है, भीग कर बीमार मत हो जाना। ललित उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला। गीत आकर सबसे पीछे पड़ी और पाखी के साथ बैठ गई। सबने बाय किया तो गाड़ी निकल गई। सारे दोस्त कार में हल्ला मचा रहे थे। इस बीच गीत थोड़ी चुप ही थी, हालांकि वो सबसे बात कर रही थी। शांत रहकर वो बाकी सबका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। सुबह 5 बजे तक वो जयपुर पहुंचने वाले थे, तो अगली सुबह फ्रेश फील करने के लिए सबने कुछ देर आराम करने का सोचा और सर सीट से लगाकर सो गए। गीत की आंखों में नींद नहीं थी। उसने ईयरफोन लगाए और यूं ही आंखें बंद करते हुए अपना सर सीट पर टिका दिया। वो गाने सुनते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। उसका ध्यान गाने पर नहीं था। 3 साल पहले जब तुम मिले तभी अपने हो गए थे, फिर भी हमेशा दूरी ही लगती थी। हमेशा सबके मुंह से एक ही बात सुनी कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे। फिर सबको झूठा साबित करने के लिए तुमने ही शादी का फैसला लिया और तुमने खुद ही झूठा साबित कर दिया। तुम क्यों नहीं आए मोहक? ये 2 महीने ऐसे गुजरे हैं जैसे कई ज़माने गुजर गए हों
और अभी और कितने ज़माने गुजरेंगे पता नहीं। लौट आओ मोहक, जहाँ भी हो तुम। फ़ोन में गाना बदला तो गीत अपनी सोच से बाहर आकर गाना सुनने पर ध्यान देने लगी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जवाना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। गीत का दिल भर आया। उसने खींचकर अपने कान से ईयरफोन निकाल दिए। हुआ था नहीं, आज भी है, वो खुद से ही बोली। फिर सबको देखा। उसके दोस्त सो चुके थे। आधी रात का समय था। सड़कें शांत तो नहीं थी, लेकिन गाड़ियों की इतनी भी भीड़ नहीं थी। गीत ने बाहर नज़र घुमाई। हल्की फुहारें गिर रही थी, तो गीत ने खुश होते हुए कार का शीशा नीचे कर लिया। बारिश की ठंडी फुहारें उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसने उन छोटी छोटी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आंखें मूंद ली। अतीत एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। फ्लैशबैक। गीत अपने हाथों में कुछ लिए घर की ओर बढ़ रही थी। ठंडा मौसम था, हल्की हवाएं चल रही थी। सावन का महीना आने को था। गीत इसी मौसम का मजा लेते हुए जा रही थी। हल्की हवाएं धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। गीत का दुपट्टा हवा के साथ उड़ने लगा, तो एक हाथ से उसने उसे मुट्ठी में भींचकर संभाला। दूसरे हाथ में कोई डब्बा पकड़े हुई थी। हवा के साथ मिट्टी भी उड़ने लगी। पल भर में आंधी चलने लगी थी। गीत की आंखों में मिट्टी जाने लगी, तो वो आंखें छोटी करती हुई तेज कदमों से चलने लगी। फिर कुछ देर में तेज बारिश भी होने लगी। गीत कुछ ज़्यादा तेज चलने लगी। आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा था, कुछ आंधी और बारिश के असर से, तो कुछ उसके आंखों में पानी जाने की वजह से। वो गर्दन नीचे करके चलने लगी ताकि पानी की तेज फुहारें उसकी आंखों में ना लगें। तभी आगे किसी की भिड़ंत हो गई। आह! उसके मुंह से निकला। साथ ही उसके हाथ का बॉक्स जमीन पर जा गिरा। आप ठीक हैं? सामने से आवाज़ सुनकर गीत निगाहें उठाई। ये आवाज़ पहले कहीं सुनी थी उसने अपने ललाट से आंखों में आता पानी साफ किया और सामने खड़े शख्स को देखा। तुम? ओ गॉड! एक बार फिर नहीं, वो बोली और डब्बा उठाने को नीचे झुकी। वो मोहक था, जिससे दूसरी मुलाकात में भी टक्कर हुई। वो गीत को देखते ही पहचान गया। वो बॉक्स उठा रही थी कि उससे तेज चीख निकली। आह! मोहक उसकी चीख से डरा और उसकी ओर झुका। देखा कि गीत के हाथ से खून बह रहा था। ये कैसे? वो खून देखकर घबराया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसे मत छूना। गीत उसे हाथ से रोका कि नहीं मोहक, वो बॉक्स न उठा ले। किसे नहीं छूना? वो समझा नहीं था। उसने तो गीत की चोट से बह रहे खून को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया था। तो गीत उस बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस बॉक्स को, जिसमें शीशे का शोपीस था जो गिरने से टूट गया है, वही चुभा। कहते हुए गीत ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया, लेकिन मोहक बॉक्स को देखने लगा। कागज़ का बॉक्स था जो बारिश में भीगने की वजह से गल गया था और उसमें से शीशे के टुकड़े बाहर निकल आए थे। फिर उसकी नज़र गीत के हाथों पर पड़ी जो कब से आगे किए बैठी थी। मोहक ने देखा उसके हाथों में शीशे के टुकड़े घुसा हुआ है और उसकी वजह से गीत की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो बारिश में भी मोहक ने पहचान लिए। ओह नहीं! वो घबराया और कांपते हाथों से ही गीत के हाथ से वो टुकड़ा निकाल दिया, तो खून की धार उस जख्म से बह निकला। साथ ही एक आह के साथ गीत की आंखें दर्द से बंद हो गई। मिस गीत, आप ठीक हैं? वो गीत के दर्द को उसके चेहरे पर देख पा रहा था। गीत ने आंखें खोली और कहकर गर्दन हाँ में हिला दिया। झूठ! आपको इस पर पट्टी करवानी होगी, खून बह रहा है, कहकर मोहक ने बिना किसी हक से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ने को हुआ। लेकिन ये गीत ने उसे रोका। क्या? वो उसके कहने पर रुका भी। ये बॉक्स रास्ते में किसी को लग जाएगी, वो अपना दर्द भूलकर बोली। तो मोहक भी उसे देखने लगा। इतनी मासूमियत से कोई किसी और के बारे में नहीं सोचता होगा, वो खुद में ही बड़बड़ाया। लेकिन गीत ने सुन लिया। मोहक ने एक लकड़ी के टुकड़े से उस बॉक्स को पॉलीथीन में डाला और डस्टबिन में फेंक दिया। अब चलिए, वो आगे बढ़ते हुए बोली। तुम अच्छे हो। वो उसके पीछे अपना जख्म पकड़े चल रही थी। लेकिन शायद आपसे ज़्यादा नहीं। जल्दी कदम रखिए, खून बह रहा है। उसने आगे चलते हुए ही कहा।
कुछ देर में वो क्लिनिक पहुँचे। गीत के घाव पर पट्टी की गई। पैसे मोहक ने ही चुकाए। फिर बाहर निकल आए। बारिश अब रुक चुकी थी। बादल साफ हो गए थे। ठंडक बढ़ चुकी थी। मैं तुम्हें पैसे चुका दूंगी, तुम अपना एड्रेस दो। गीत कुछ सोचते हुए बोली। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस। वो सामने देखता हुआ ही बोला। पहले तो ये मिस कहना बंद करो। गीत नाम है मेरा और पैसे तुम्हें लेने पड़ेंगे। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। वो बोली तो मोहक उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। हंसो मत, एड्रेस बताओ तुम्हारा या नंबर दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। वो वापस बोली। आज जहाँ टकराई थी आप मुझसे वही एड्रेस है मेरा। नकारा हूँ, इन्हीं सड़कों पर घूमता मिल जाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। गीत उसे आंखों से ओझल होने तक देखती रही। गीत, गीत तुम सुन रही हो? गीत। पाखी के झटकने से वो वर्तमान में लौटी। हाँ हाँ, गीत ने आसपास देखा। मोहक नहीं था। कार में उसके दोस्त सुस्ता रहे थे। कहाँ खोई है? और खिड़की खोलकर मुंह भिगो लिया पूरा अपना। देख रही है ना, बारिश है और ललित भैया ने मना किया था भीगने को, कहते हुए पाखी ने उसकी तरफ झुककर कार की विंडो बंद कर दी। हाँ मैं बस, तुझे पता है ना मुझे बारिश पसंद है। वो रुमाल ढूंढती हुई बोली। हाँ पता है, और क्यों पसंद है ये भी पता है। पाखी उसकी तरफ रुमाल बढ़ाती हुई बोली तो गीत चुप रह गई और रुमाल लेकर मुंह पोंछने लगी। मोह को याद कर रही थी ना? पाखी ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्योंकि बाकी सब सो रहे थे। गीत फीका सा मुस्कुराई और सीट से सिर लगाकर आंखें मूंदती हुई बोली, जिसे भूला नहीं जा सकता उसे याद करने का सवाल ही नहीं उठता। याद तो उसे किया जाता है जिसे हम कुछ पल को अपने मन से निकाल देते हैं। मोहक तो हर वक्त मेरे जहन में है। उसके दर्द को महसूस करती हुई पाखी बोली। तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए गीत। वो तुम्हारा होता तो ऐसे लम्हे में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। गीत ने अपनी आंखें खोली और पाखी की ओर नज़रें घुमाकर बोली, जब हमें कोई घातक बीमारी हो जाती है जिसमें लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे, मौत का इंतज़ार करते हुए भी हम सांस लेना तो नहीं छोड़ते हैं ना? हाँ, क्योंकि वो बीच के कुछ दिन हमारी उम्मीद रहते हैं कि शायद कोई इलाज मिल जाए। पाखी बोली। बस फिर मैं उम्मीद कैसे छोड़ दूँ, जबकि मेरा तो पक्का विश्वास है कि इलाज मिलेगा। मोहक कहते हुए वो झूठा सा हंसी और खिड़की की तरफ नज़र घुमा कर के आंखें मूंद ली। आंखें नींद से बंद होने लगी थी अब। पाखी भी चुप रहकर सो गई। वो जानती थी कि मोहक का जिक्र गीत को अंदरूनी चोट देता है। गीत अपने दोस्तों के साथ जयपुर पहुंच चुकी थी। सुबह के 6 बज गए थे। सबकी आंखों में अभी नींद थी। उसने होटल में ऑनलाइन रूम बुक कर लिया था। कार होटल के बाहर आ रुकी। उन्होंने रिसेप्शन से रूम की जानकारी ली और ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। करण, विवेक और उदय तीनों एक कमरे में ठहरे थे। पाखी, परी और गीत दूसरे में। सब होटल आकर भी औंध रहे थे। उजाला होने पर सबको घूमने निकलना था। कुछ देर में ही टाइम हो गया। सब एक ही कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और साथ ही बातें जारी थी। अच्छा, तो सबसे पहले कहाँ चलने की तैयारी है? उदय टोस्ट खाता हुआ बोला। आज जयपुर बाजार और हवा महल देखेंगे। करण बोला। बस 2 ही जगह? पाखी ने मुंह बिगाड़ा। अरे तो हम 1 हफ्ते के लिए हैं यहाँ, तू टेंशन मत ले बाकी जगहों की, करण ने समझाया। उससे पहले गोविंद देव मंदिर चलेंगे। गीत अपना फ़ोन देखते हुए बोली। ओह, तो तुझे होश है कि हम सब घूमने का प्लान कर रहे हैं, पाखी ने कहा, जो सोच रही थी कि गीत अभी मोहक की फ़ोटो ही देख रही होंगी फ़ोन में। हाँ, तो घूमने के प्लान में मैं भी शामिल हूँ। गीत की नज़र अब भी फ़ोन पर ही थी। पाखी ने एक नज़र उसके फ़ोन में डाली। गीत जयपुर की अलग अलग जगह सर्च कर रही थी। ओह, तो तू ये देख रही है? पाखी ने सोच बदली। तो तुझे क्या लगा? गीत ने अब फ़ोन रख दिया। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि फ्रेंड्स के बीच भी मोबाइल लेकर बैठी है। कहकर वो मुस्कुराई तो गीत ने भी बदले से स्माइल दे दी है। चलो अब रेडी हो जाओ, सब निकलना भी है, उदय बोला। तो सब बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे। नहा धोकर अच्छे से सजे धजे सब होटल के बाहर खड़े थे। सब वापस कार में आकर बैठ गए। गीत के कहे अनुसार सबसे पहले गोविंद देव जी की मंदिर की ओर रुख किया। हंसते गुनगुनाते सब वहां पहुंचे। सबने दर्शन किए, फिर पूरे दिन बाजार देखा और शाम होते ही हवा महल पहुंचे। गीत बहुत दिनों बाद रिलैक्स फील कर रही थी। अंदर घुटन तो थी, लेकिन इन सब पलों में कम महसूस हुई। रात तक वापस होटल आए और खाना खाते ही सबने बिस्तर पकड़ लिया। सबको आराम चाहिए था।
अगली सुबह फिर जो निकलना था। हफ्ते भर सारे दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की। जयपुर ट्रिप को भी सभी एंजॉय कर रहे थे। आज जयपुर में उसका आखिरी दिन था। आज आमेर महल चलेंगे, विवेक कार ड्राइव करता हुआ बोला। हाँ, वैसे भी आज देर रात वापस निकला है तो आराम ही करना है जयपुर में, करण बोला, जो उसके बगल में ही बैठा था। गीत खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर उसे कुछ याद आ गया तो उसने अपना फ़ोन निकाला और डायल करके कान से लगा लिया। उसके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। उसने इतना सुनते ही कॉल कट कर दिया। वो किसी भी लम्हे में मोहक को नहीं भूलती थी। उसके सभी दोस्तों का ध्यान उसी पर था। फिर भी सब बातों में मशगूल रहे ताकि गीत सबको अपनी तरफ देखता पाकर असहज न हो। बातों बातों में आमेर महल आ गया था। उन सब ने गर्दन उठाकर देखा, फिर चढ़ना शुरू किया। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी। बीच बीच में कुछ सामान बेचने वाले बैठे थे और कुछ कैमरामैन जो आते जाते लोगों को फ़ोटो खींचने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कोई था जो उन सब के पीछे चल रहा था। गीत यहाँ वो शख्स अपने आप में बड़बड़ाया और निरंतर उसके पीछे चलता रहा। गीत का भी दिल बेचैन हो रहा था, जैसे यहाँ कुछ तो है जो उसका था। उसने पीछे पलटकर देखा, उसके साथ ही वो शख्स भी पलट गया और अपनी हुडी पहन ली। वो नहीं चाहता था कि गीत उसे उसके कर्ली बालों से पहचाने। गीत को कोई नज़र नहीं आया तो वो वापस आगे चलने लगी। इसी बीच एक कैमरामैन उन सब से फ़ोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करने लगा। सबके पास फ़ोन था, लेकिन फिर भी सब फ़ोटो के लिए मान गए और एक एक करके अलग अलग पोज देने लगे। गीत, तुम्हारी बारी। परी उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन मैं। गीत झिझकी, मैं क्या, चलो तुम। वो उसे खींचते हुए कैमरामैन के आगे ले गई। हवा के झोंकों से गीत का दुपट्टा उसके कंधे पर से फिसलने को हुआ। गीत ने उसी पल उसे थाम कर उसके ऊपर लिया और तभी फ़ोटो क्लिक हो गई। फिर उसने बाकी सबके कहने पर 5-6 पोज और दिए। कैमरामैन ने वो फुटेज वापस में ले जाने को कहा तो सब वापस ऊपर बढ़ गए। वो सब किला घूमे। दिन होते ही भूख लगी तो सबने मिलकर कुछ खाया और वापस नीचे उतरने लगे। वापसी में उन्होंने अपनी अपनी फुटेज ले ली। बाकी सब अपनी फ़ोटो देखते हुए उतर रहे थे, लेकिन गीत ने उस लिफाफे को खोलकर नहीं देखा। बस हाथ में लिए उसके साथ वापस होटल आ गई। रात को वापस दिल्ली के लिए निकलना था, सो सब अपना सामान चेक करके जमा रहे थे, लेकिन गीत का मन कुछ पल और रुकने को था यहाँ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ कुछ छोड़कर जा रही हो। अपने मन को शांत करते हुए गीत भी अपना सामान रखने लगी। आखिर में उसे टेबल पर रखा फुटेज का लिफाफा नज़र आया। वो उसे उठाकर खोलने ही वाली थी कि गीत, आजा, पहले खाना खा ले। उदय ने उसे आवाज़ दी तो गीत ने लिफाफा यूं ही अपने बैग में रखा और बैग बंद करते हुए सबके साथ आ बैठी। देर रात एक बार फिर सब कार में थे। इस बार कोई हल्ला नहीं था। होता भी ऐसा ही है, कहीं जाने के वक्त जितना होश और उमंग रहती है, लौटते वक्त उतनी ही थकान। सब थके हुए थे तो रवाना होते ही सो गए थे। गीत जागी हुई थी, अपने विचारों में मग्न। विचार और कुछ नहीं, मोहक के आने की खुशी और जाने का दर्द। बस वो बैठे बैठे वो पल सोचने लगी जब वो मोहक के पैसे लौटाने गई थी, या यूँ कहो कि एक नई मुलाकात के लिए फ्लैशबैक। यही तो टकराया था उस रोज़ बारिश में, लेकिन कहाँ वो। गीत इधर उधर देखते हुए खुद से कह रही थी। उसे मोहक के शब्द याद थे, नकारा हूँ, इन्हीं सड़कों पर घूमता मिल जाऊँगा। हाँ, यही तो कहा था उसने। झूठ तो नहीं कह गया मुझसे। वो आगे बढ़ती हुई बोली। थोड़ा आगे एक चाय की टपरी थी, वहाँ पर लड़के झुंड बनाकर बैठे थे। गीत की नज़र उस तरफ गई तो महक उसे उन्हीं लड़कों के झुंड में बैठा नजर आ गया। वो खुश होते हुए उस तरफ बढ़ी, लेकिन फिर महक को गौर से देखा। उसके एक हाथ में चाय का कप था, दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। महक की नज़र जब गीत पर पड़ी तो वो खड़ा हो गया। फिर अपनी हाथ में पकड़ी सिगरेट पर ध्यान गया। उसने फटाफट हाथ अपने पीछे कर लिया। गीत उस तक आई और पर्स से पैसे निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिए। ये तुम्हारे पैसे। महक ने उस हाथ को पीछे ही रखा जिसमें उसने सिगरेट पकड़ी थी। बस उसने दूसरे हाथ में पकड़ी चाय नीचे रखी और चुपचाप पैसे ले लिए। वो जानता था कि गीत देकर ही मानेगी, तभी तो यहाँ तक वापस आई है। गीत मुड़कर जाने लगी। अब आपकी चोट कैसी है मिस? महक ने उसे टोकते हुए सवाल किया तो गीत मुड़कर उसे घूरने लगी। उसके घूरने से महक को याद आया
कि उसने मिस कहने से मना किया था। सॉरी मिस नहीं गीत, उसने करेक्शन किया। बेटर करेक्शन भी और चोट भी। वो वापस उसकी ओर बढ़ी और मोहक के हाथ को पकड़कर आगे किया। सिगरेट अभी भी उसके हाथ में थी। वो बस ये ऐसे ही वो नज़रें चुराने लगा। गीत से उसका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा कि गीत ने उसे सिगरेट पीते देख लिया। इसे छुपाना ही है तो छोड़ दो और पीना है तो छुपाओ मत, कह के गीत ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर एक साइड फेंक दी। सॉरी। मोहक पता नहीं क्यों लेकिन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। नो आई एम सॉरी, लेकिन जब तुम मेरी चोट देखकर मेरी फिक्र कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे हाथ में जहर देकर तुम्हारी फिक्र कर सकती हूँ ना। गीत मासूमियत से बोली। अब से ध्यान रखूँगा, वो सहजता से बोला। गीत की बातें असर कर रही थी उस पर, तो वहाँ बैठे लड़कों में से एक हंसने लगा। यार ये मोहक मतलब किसी के कहने पर कुछ भी छोड़ देगा क्या? उसने सीधे तौर पर मोहक का मजाक बनाया था, तो बाकी सब भी हंसने लगे। गीत ने उन लड़कों को देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मोहक को देखा, वो उस लड़के को घूर रहा था। उसकी आंखों में पल भर गुस्सा उतर आया था और एक पल बाद ही उसने उस लड़के को जोरदार तमाचा जड़ दिया था, जिससे वो लड़का स्टूल से नीचे गिर पड़ा। तुम अपने मजाक ना बस चाय पीने तक सीमित रखो। मेरी जिंदगी के बारे में कुछ बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका गुस्सा देखकर बाकी सबकी हंसी बंद हो गई। गीत आंख फाड़े उसे देख रही थी। आखिर उसका दिमाग एक सेकंड में गुस्से में तब्दील कैसे हो जाता था, और वहाँ जहाँ गुस्सा करने की कोई खास वजह भी न हो। एक बार पहले भी उसे बेवजह सी बात पर बेहिसाब गुस्सा आया था। मोहक ने पलटकर गीत को देखा। उसे समझ आ गया कि गीत उसे देखकर डर रही है। उसने 3-4 बार लंबी सांसें ली, जैसे अपने गुस्से को समेटने की कोशिश कर रहा हो। फिर गीत से बोला, अब आपको घर जाना चाहिए गीत। गीत बिना कुछ बोले मुड़कर चल दी और सोचने लगी कैसे मोहक उसे कुछ बोलने से पहले अपने गुस्से को काबू कर रहा था। कार में बैठे हुए गीत की आंखें नींद से बोझिल होने लगी, तो अतीत की यादें धुंधली पड़ गई और वो नींद के आगोश में चली गई। सुबह का उजाला होने पर नींद खुली तो उसने देखा कि वो सब घर पहुंचने ही वाले हैं। उसने अंगड़ाई ली। कुछ पल बाद ध्यान आया कि ये रास्ता मोहक के घर के सामने से जाता है, तो वो खिड़की की तरफ नज़रें घुमाकर बैठ गई। हालांकि उसे पता था कि वहाँ ताला लगा होगा। शादी वाले दिन के बाद ललित 3-4 बार गया था वहाँ, तभी तो ताला लगा था। लेकिन जैसे ही मोहक का घर आया, गीत की नींद पूरी तरह से खुल गई। घर खुला था और गार्डन में मोहक की मम्मी पौधों को पानी दे रही थी। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी। ड्राइवर प्लीज स्टॉप द कार, वो थोड़ा तेजी में बोली तो उसके सारे दोस्त भी जग गए। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया। क्या हुआ गीत, आर यू ओके? उदय बोला, जो बाकी सबके साथ हड़बड़ाकर उठ चुका था। बाकी सब भी गीत की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। बिना किसी के सवाल का जवाब दिए गीत ने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला और बिना किसी देरी के कार से उतरकर मोहक के घर में दाखिल हो गई। उसके दोस्तों की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। जब उन्हें ध्यान आया कि ये मोहक का घर है, वो भी गीत के पीछे हो लिए। मोहक, मोहक, वो घर के गार्डन में खड़ी होकर चिल्लाने लगी, तो मोहक की मम्मी उसे यहाँ देखकर चौंक गई। गीत, ज्योति जी। मोहक की माँ ने गीत को देखकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन गीत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घर की तरफ देखकर वापस बोली, मोहक प्लीज़ कम आउट, बहुत तरसा चुके यार तुम मुझे। बेटा, ज्योति जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन गीत का ध्यान उनकी तरफ था ही नहीं। तुम यही हो ना मोहक, बताओ ना क्या गलती हुई मुझसे जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो मुझे? वो रुंधे गले से बोली जा रही थी। गीत, मेरी बात तो सुनो बेटा। ज्योति जी इस बात उसे कंधे पकड़कर झकझोरा, तो उसका ध्यान उन पर गया। उसने मोहक की मम्मी के हाथ पकड़ लिए। माँ, आप बुलाओ ना उसे बाहर, मुझे एक एक पल का हिसाब लेना है उससे, जो उसके बिना गुजार रही हूँ मैं। वो लगभग रोने ही लगी थी। ज्योति जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, बेटा वो अंदर नहीं है और हमें भी नहीं पता वो कहाँ है। उसके कहते ही गीत ने उसका हाथ छोड़ दिया। झूठ झूठ कह रही हैं आप। उदय ने गीत को संभाला। गीत प्लीज़ डोंट क्राई, हम सब है ना यहाँ, हम सब बात करते हैं। तब तक पाखी ने गीत के ललित भैया को कॉल लगाकर सब बता दिया। ललित सो रहा था, लेकिन मोहक के बारे में सुनते ही यहाँ आने के लिए निकल आया। उदय ज्योति जी से बोला, आंटी जी क्या बिगाड़ा है गीत ने आप सबका?
जब मोहक को उसे दूर ही करना था तो सगाई शादी ये सब क्यों? बेटा सच में मोहक के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ज्योति जी बेबस सी बोली। तब तक ललित अंदर आता हुआ गुस्से से बोला, आप हमें शुरू से सब कुछ बताएं आंटी जी। बहुत सह चुकी मेरी बहन आपके इस खेल में। ललित ने आते ही गीत को अपने मजबूत हाथों में भर लिया। वो भी भैया कहती हुई उससे लिपट कर रोने लगी। ललित उसे चुप कराता हुआ बोला, नहीं गीत, ऐसे नहीं रोते बच्चा, तुम कमज़ोर नहीं हो, मैं आ गया हूँ ना। अब सागर जी, मोहक के पापा जी भी शोर सुनकर बाहर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ बोल ही रहे थे, लेकिन सबको वहाँ देखकर उनके शब्द गले में ही अटक गए। तुम सब अंदर चलो, मैं बताती हूँ सब। ज्योति जी उन सब से बोली तो सब उसके साथ अंदर चले गए। सब अंदर हॉल में बैठे थे। बताइए मुझे, कहाँ है मोहक? इतना बड़ा खेल क्यों खेल गए आप सब मेरे साथ, जबकि सब राजी थे इस रिश्ते से? गीत अब शांत मन से बोली। मोहक के पापा सागर जी बोले, बेटा हम तुम्हारी तकलीफ़ समझ रहे हैं, लेकिन नहीं समझ सकते आप, आपके ही दिए जख्म है ये। ललित हल्के गुस्से से बोला तो उदय ने उसका हाथ पकड़कर शांत रहने का इशारा किया। उदय सागर जी की ओर रुख करता हुआ बोला, अंकल उस दिन आपका घर डेकोरेट था, मतलब आप बारात की तैयारी कर चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो गीत का ख्याल किए बिना आप सब यूं? सागर जी बोले, बेटा हम में से कोई इस बात का दोषी नहीं, ये सब मोहक का ही किया धरा है। मोहक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ज़रूर कोई और बात होगी जो आप बता नहीं रहे हैं। गीत बोली। इस बार ज्योति जी बोली, हम ये नहीं कह रहे हैं गीत कि मोहक ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मेरा बेटा इंसान कहलाने के लायक नहीं, जानवर से भी बदतर है। प्लीज़ बातें मत बनाइए, साफ कहिए जो कहना चाहते हैं। गीत उसकी बुराई सुन झुंझला उठी। मोहक का गुस्सा तो तुम जानती थी ना, हर एक छोटी बात पर कैसे रिएक्ट करता था वो। ज्योति जी बोली। गीत इतना ही बोल पाई। हम उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। हमें लगा था कि बच्चा है, गुस्सा आता होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी ये आदत उसे जानवर बना देगी। ज्योति जी को अपने ही बेटे से काफ़ी नाराज़गी थी। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? गीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मोहक के बेवक्त बेवजह के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ज्योति जी ने उस दिन का वाक़या बताना शुरू किया। क्या नहीं किया? अपने गुस्से में वह हर वक्त घर में तोड़ फोड़ किया करता था, लेकिन शादी वाले दिन जब उसके कमरे में गए तो वो अपना कमरा बिखेरे बैठा था। मैंने और उसके पापा ने उसे डांटा और जल्दी तैयार होने को कहा, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो हमसे ही लड़ बैठा। बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मोहक अपने ही पापा से बदतमीजी पर उतर आया था। वो चिल्लाने लगा तो उन्होंने, सागर जी, उन पर गुस्से में हाथ उठा दिया। हद तो तब हुई जब मोहक ने उस पर थप्पड़ के बदले अपने ही पापा को मारना शुरू कर दिया। हम सब उसे यूं देखकर घबरा गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर, अपनी माँ पर भी हाथ उठाया, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई हर्षित को भी मारने पीटने लगा। हमें उसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना गुस्सा हम पर निकालकर वो घर छोड़कर निकल गया, और फिर कहाँ गया हम नहीं जानते। हमने उसका पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब होने के बाद उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं रह गया। बस मलाल इस बात का है कि इन सब में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। गीत। ज्योति जी अपनी बात खत्म की। बाकी सब शौक थे। मोहक गुस्सेल जरूर था, लेकिन उससे ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद गीत भी ये सब जानकर सदमे में थी। तो फिर आप सब लोग कहाँ थे उस दिन? मोहक चला गया था तो आप सब कहाँ थे? विवेक ने पूछा। इस बार सागर जी बोले, मोहक की मारपीट के दौरान मेरे छोटे बेटे हर्षित को सिर में गहरी चोट आई थी। मैं उसी को लेकर हॉस्पिटल गया था। बाकी बाद में हमने मेहमानों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा और खुद भी घर लॉक करके फार्म हाउस चले गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद आपके सवालों का क्या जवाब देते? सोचा कि जब मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप सबसे सामना ना हो। हम खुद शर्मिंदा है बेटा। आप झूठ बोल रहे हैं ना? गीत को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब तक अंदर से हर्षित हॉल की तरफ आया। वो उठकर आया था तो आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी। सबने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर अब तक चोट के निशान थे। सबको जैसे सबूत भी मिल गया था। मोहक के बारे में जानकर सब परेशान थे, लेकिन गीत बहुत आहत हो चुकी थी। उसकी और मोहक की मुलाकात में कई बार उसने मोहक को गुस्से में देखा था, लेकिन उसका ये रूप नहीं, क्योंकि वो गुस्सा आते ही गीत से दूर हो जाता था।
ताकि उसकी आँच में गीत न झुलसे। कुछ देर बाद सब खाली हाथ घर लौट गए। अब तक उम्मीद भी थी मोहक वापस आएगा, लेकिन अब ये उम्मीद लगाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसका भयावह रूप देखकर उसके माता पिता तक उसको अपने मन से निकाल चुके थे। सबके दिमाग में अब यही बात थी कि अगर मोहक अपने माता पिता के साथ ये सुलूक कर सकता है तो गीत उसके साथ बिल्कुल सेफ नहीं थी। घर आकर ललित ने आनंद और बरखा जी को ये बात बताई तो सब भगवान का शुक्र मना रहे थे कि अच्छा हुआ जो गीत की ज़िंदगी में वो शामिल न हो सका। एक गीत ही थी जिसके मन में अभी भी मोहक के लिए कोई नफरत नहीं आ पा रही थी। उसका मन अब भी मोहक के इंतज़ार में था। हफ्ते भर बाद वो जयपुर से दिल्ली वापस आई थी तो अपने रूम में आराम कर रही थी, लेकिन आराम ही तो नहीं आ पा रहा था इन पलों में उसे। उसका मन शांत ही नहीं हो पा रहा था। तो वो सॉन्ग सुनने लगी। फिर अगर मुझे तू कहीं ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। गाना सुनते ही गीत एक बार फिर अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी, जिसमें उसकी और मोहक की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। 2.5 साल पहले गीत अब कई बार उस रास्ते से गुजरने लगी थी जिस रास्ते उसे मोहक चाय की या किराने की दुकान पर खड़ा मिलता था, लेकिन गीत के मना करने के बाद उसके हाथ में सिगरेट नज़र नहीं आई थी। इन चंद मुलाकातों में ही गीत उसकी तरफ खींचने लगी थी। मोहक का उससे इतनी सहजता से बात करना, गीत को आप कहकर संबोधित करना, उसका मिस गीत कहना, नज़रों में एक हया, सब कुछ ही गीत को भाषा गया था। फिर उसकी और मोहक की दोस्ती भी हो चुकी थी। मोहक को भी उसका यूँ मिलना पसंद आने लगा था। हे गीत, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। वो गीत की नज़रों में अपनी तलाश देखता हुआ कुछ गाने के अंदाज में बोला। पहली दफ़ा गीत की चोरी पकड़ी गई थी। वो उसे ही तो ढूंढ रही थी। उसने अपना होठ दांतों तले दबा लिया। उसके ना पलटने पर मोहक एक बार फिर बोला, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूँ ना। गीत पलटी। उससे नज़र मिलते ही मोहक की सारी इश्कबाजी निकल गई। वो नज़रें चुराने लगा। गीत को इसकी ये हरकत सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी। वो गीत से नज़र मिलाते ही शर्माने सा लगता था। हाँ, तुम्हारा ही इंतज़ार था, वो मुस्कुराते हुए बोली। क्यों, कोई काम था आपको? मोहक उसकी तरफ आता हुआ बोला। अरे अरे, अभी तो गाने में तुमने मुझे तुम कहा था, इतनी जल्दी वापस आप पर आ गए। गीत बोली। क्यों, आप कहकर पुकारने में कोई प्रॉब्लम? मोहक उसके साथ पार्क की बेंच पर बैठता हुआ बोला। प्रॉब्लम और कुछ नहीं, बस फिर ऐसा लगता है कि मुझे भी तुमको कहीं आप कहकर ना बुलाने पड़े। वो हंसी। नहीं, आप मुझे तुम कहकर ही बुलाओ, सही लगता है। मोहक शांत से बोला। अरे लेकिन कहीं तुम ये ना सोचो कि बदतमीज है लड़की। बिल्कुल नहीं, यू कैन कॉल मी तुम, कहकर वो हंसा तो गीत भी हंसती। ये कैसी इंग्लिश थी मोहक? मैं अलग तो मेरी इंग्लिश भी अलग। वो कॉलर उठाता हुआ बोला। बस गुस्सा थोड़ा कम किया करो, बाकी सब ठीक है तुम में। गीत उसके चेहरे को देखती हुई बोली तो वो चुप रह गया। वो हकलाया। हाँ, तुम कोशिश तो किया करो, इतना मुश्किल नहीं गुस्से को कंट्रोल करना। वो उसके हाथ पर हाथ रखती हुई बोली। मैं जानबूझकर नहीं करता गीत, आप विश्वास करें मेरा। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। मोहक इस वक्त बेबस सा लगा और गीत का हाथ थाम लिया। मोहक की बात याद करके गीत अपनी सोच से बाहर आई और उठकर बैठ गई। उसे खुद एहसास नहीं रहता था अपने गुस्से का। कुछ प्रॉब्लम थी उसके साथ। उसकी फैमिली समझी क्यों नहीं उसे? उसकी खोज खबर तक लेनी ज़रूरी नहीं समझी उन्होंने। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा वो। उसका ध्यान गाने पर गया जो रिपीट होकर अभी भी चल रही थी। ना भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहाँ बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी सांसें चाहे ख़त्म, कम न होगी कभी ये वफ़ा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। वो गाना बंद करके उठी और कमरे से बाहर बढ़ती हुई हड़बड़ाई। मैं ढूंढ कर लाऊंगी मोह को, चाहे जिस कीमत पर। उसकी फैमिली ने उसे भुला दिया, मैं नहीं भूल सकती। वो फटाफट नीचे हॉल में आई। उसका परिवार और दोस्त सब हॉल में ही जमा थे। वो ललित को देखते हुए बोली, भैया मुझे मोह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। उसका कहना हुआ और सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। गीत, आर यू मैड?
तुमने सुना ना उसकी फैमिली ने जो बताया, उदय बोला। यस गीत, महक के बारे में सब जानने के बाद तो बेवकूफ़ी मत करो, करण ने भी समझाया। यार तुम सब समझो प्लीज़, महक ऐसा नहीं था, तुम सब तो खुद उससे मिल चुके, फिर किसी के कहने पर उसे बुरा क्यों समझ रहे हो? गीत ने अपने दोस्तों को समझाया। उदय उठा और बोला, देखो गीत, मैं तुम्हारे ललित भैया जैसा ही हूँ, उसकी तरह मैं भी तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, लेकिन तुम समझो, हम किसी गैर की बातों में आकर तो महक को गलत नहीं समझ रहे हैं ना। उसकी खुद की फैमिली ने ये सब बताया। ललित भी उस तक आकर बोला, बच्चा तुम समझो, महक तुम्हारा कभी नहीं था, तुम क्यों नहीं निकाल देती उसे अपने मन से? भैया मैं जानती हूँ कि महक ये सब किया होगा, लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम थी भैया, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। कहते हुए गीत ललित के सीने से आ लगी। तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारे लिए लौटेगा? वो तुम्हें याद भी नहीं करता होगा गीत। ललित हर बार अपनी बहन की हालत पर पिघल जाया करता था। नहीं भैया, वो जहाँ भी होगा मेरा ही ख्याल लिए जी रहा होगा। गीत उससे अलग होकर बोली। आनंद जी, जो इतनी देर से सब सुन रहे थे, अब बोले, पागल मत बनो गीत, इतना ही ख्याल होता उसे तो वो क्यों छोड़कर चला गया तुम्हें उस पल में, जिस पल में तुम्हें अपनाने की बारी आई थी? इन सब के पीछे कोई वजह होगी पापा, जो हम और उसकी फैमिली नहीं समझ पा रहे हैं। गीत आनंद जी से बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें महक को ढूंढना चाहिए? ललित ने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तो गीत ने हल्के से सिर हाँ में हिलाकर सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, ललित बात खत्म करता हुआ बोला। पीछे आनंद जी हल्के से गुस्से में बोले, क्या तुम भी पागल हो गए हो ललित? इसे अपने प्यार पर भरोसा है पापा, और मुझे अपनी बहन पर। ललित ने गीत का हाथ थामा हुआ कहा, तुम तो समझदार हो, ये तो अंधी हो चुकी है महक के प्यार में। आनंद जी ने फिर समझाया, तो ऐसा समझ लीजिए कि मैं इसके प्यार में अंधा हूँ। मुझे मेरी बहन की खुशी चाहिए और उसके लिए मैं हर मुमकिन हद तक उसकी मदद करूँगा, ललित अपने पिता से बोले। फिर गीत उसकी ओर रुख किया। गीत, हम सिर्फ महक का इंतज़ार कर सकते हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो गुमशुदा नहीं, वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़कर गया है। लेकिन भैया फिर मैं क्या करूं? गीत ललित की बाहें थामे बोली, अगर तुम्हारा विश्वास है कि वो वापस आएगा तो सच में एक न एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा। इस बीच मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ललित उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। गीत थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि महक की बात सुनकर सब उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कहेंगे, लेकिन जहाँ उसे ललित का साथ मिल गया, वहीं वो इस बात को लेकर निश्चिंत हो गई थी। वो वापस कमरे में आ गई। वो अभी सुबह ही तो जयपुर से लौटी थी, तो आज ऑफिस जाने का मन नहीं था। वो खिड़की के पास इस सावन का लुत्फ़ उठा रही थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूकर उसे सुकून का एहसास करा रही थी। सावन की शुरुआती वक्त था, तो ठंडी ठंडी फुहारें भी गिर रही थी। कुल मिलाकर ऐसा मौसम हो रहा था जो गीत को एक बार फिर अतीत की यादों में ले जाने को उतारू था। वो भी आंखें मूंद उन पलों को खो जाने को तैयार थी। फ्लैशबैक, मेरे भाई को गाली देने की ज़रूरत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, महक भरी बारिश में किसी को बुरी तरह मार रहा था। सामने वाला भी बचाव के लिए महक पर हाथ उठा रहा था। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे और बारिश में पूरी तरह भींगे हुए थे। महक के सिर से तो खून भी बहने लगा था। तभी गीत छाता लिए उधर से गुजरी। बारिश में ऐसा शोर सुन उसने सड़क की बाईं तरफ नज़र घुमाई। दो लड़के आपस में मारपीट कर रहे थे। बारिश की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गीत इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर उसका ध्यान लड़के के कर्ली बाल पर गया। महक, कुछ सोचते हुए वो वापस पलटी और थोड़ा गौर से देखा तो पाया कि सच में महक ही था। वो घबराकर सड़क पार करने लगी। बारिश में इक्के दुक्के वाहन ही थे। वो उस पार पहुंची, सच में महक ही लड़ रहा था। अब दोगे मेरे भाई को गाली? हाँ, महक मारते हुए कह रहा था। महक छोड़ो उसे। गीत ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। महक उसकी आवाज़ सुनते ही पलटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था और उस पर बहती खून की धार। गीत, आप यहाँ? गीत को देखकर महक की पकड़ उस लड़के पर ढीली हो गई। वो लड़का बिना देरी किए वहाँ से भाग छूटा। क्या कर रहे हो तुम? और ये क्या है? हर वक्त गुस्सा। गीत गुस्से में बोली। आई एम सॉरी। महक ने सर झुका लिया।
सॉरी बोलने से तुम्हारी गलती खत्म ही होगी, ना ही गुस्सा। गीत उसकी चोट देखते हुए हल्की सी खरोंच थी, लेकिन खून बह रहा था। लेकिन उसने मेरे छोटे भाई हर्षित को गाली दी थी। उसका गुस्सा गीत को देखते ही पल भर में गायब हो गया था। गलत को सही करने के लिए गलत नहीं करना चाहिए मोहक। मैं हर बार तुम्हारे एक नए रूप से मिलती हूँ। हर बार तुम एक अगले स्तर के गुस्से के साथ दिखाई देते हो मुझे। मैं जानबूझकर नहीं करता, ये सब अपने आप हो जाता है। छोटी मोटी बातों पर बहुत रिएक्ट कर जाता हूँ मैं। मोहक नजरें चुराता हुआ बोला। मैं हर बार की तरह इस बार भी यही कहूँगी कि गुस्सा अपने आप आ जाता है, लेकिन उसे कम करना या बढ़ाना हमारे हाथ में होता है। कहते हुए गीत ने भींगते हुए मोहक के ऊपर छाता कर दिया। अरे आप भी भींग जाएंगी। मोहक ने वापस छाता उसके सिर के ऊपर कर दिया। और तुम जो इतनी देर से भींग रहे हो उसका क्या? ओके तो फिर, कहते हुए मोहक उसके करीब आकर छाते के नीचे खड़ा हो गया। गीत का दिल धड़क उठा। वह कुछ मुलाकातों में ही पसंद करने लगी थी मोहक को। मोहक उसके साथ आगे बढ़ गया। गीत के बोलते लफ्ज़ों के साथ अब खामोशी ले ली थी। वो बस खामोशी से ही चले जा रही थी मोहक के साथ। आपको पता है गीत, मोहक कुछ बोलने को हुआ तो गीत ने उसे देखा। मेरी फैमिली है, इतने दोस्त हैं, लेकिन सबने मेरी हरकतों से मुझसे नफरत की है, मुझ पर गुस्सा किया है। इवन मेरे अपने पापा भी मुझको नहीं समझते, और समझते तो मुझे समझाते, मुझ पर चिल्लाते नहीं। लेकिन आप पहली हैं जो मेरी हरकतों पर हर मुलाकात में मुझे समझाने की कोशिश करती हैं। मेरे गुस्से को देखकर भी आप मेरे पास ही खड़ी रहती है। तुम्हारी फैमिली और दोस्त भी तुम्हारे भले के लिए ही तुम पर गुस्सा करते हैं मोहक। वो हल्के लफ्ज़ों में बोली। आपको हर बात समझाने का हुनर है ना? मोहक ने गीत को देखा। मुझे कैसे पता होगा मुझ में क्या हुनर है और क्या नहीं? तुम ही बता दो। गीत उसके मुंह से अपने लिए कुछ सुनना चाहती थी तो मोहक एकदम से छाते से निकलकर उसके आगे आ खड़ा हुआ। गीत के कदम ठहर गए। मोहक उसके सामने बाहें फैलाकर भींगता हुआ बोला। आपकी खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप कितनी खूबसूरत है ये आपको बहुत लोगों ने बताया होगा। तेज बारिश में मोहक की आवाज़ धीमे ही सही लेकिन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मोहक ने बोलना जारी रखा। मैंने देखी तो सिर्फ आपकी मासूमियत देखी। आप बहुत मासूम हैं गीत। आप कभी कभी इन बारिश की तरह लगती हैं मुझे, जो हर बार बेपनाह बरसती हुई मेरी ज़िंदगी के लम्हों को भिंगा जाती हैं और जाने के बाद इस दिल की जमी पर नमी छोड़ जाती हैं। आप कौन हैं, क्या है नहीं पता, लेकिन फिर भी आप बहुत ख़ास हैं, बहुत। मोहक बोलते ही बोलते बारिश में बाहें फैलाए भींगता हुआ वहाँ से चला गया और पीछे गीत खड़ी रह गई। मुझे मासूम कह रहा है, लेकिन हर दर्जे की मासूमियत खुद लिए बैठा है, कहकर गीत खुद ही खिलखिलाकर हंसती। फ्लैशबैक समाप्त। खिड़की से आती हल्के फुहारे अब तेज बारिश का रूप ले चुकी थी। गीत के कमरे में बारिश का पानी आने लगा था, जिससे गीत ने सर झटका और वर्तमान में लौटी। उसने खिड़की को बंद कर दिया। वो भी गीली हो चुकी थी। उसने टॉवल से खुद को पोंछा और जयपुर ट्रिप को मिस करने लगी। बहुत खूबसूरत शहर है जयपुर। एक हफ्ते में भी मन नहीं भरा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी वहाँ। खैर, बेचैनी तो हर लम्हे में है इस वक्त। वो लौट गई और आंखें मूंद ली। जयपुर राजस्थान। वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ म्यूजिक का सामान ज़्यादा था। कमरे में लाल, नीली, हरी रंग की लाइट्स लगी हुई थी। इन लाइट्स की वजह से उस कमरे में बैठे शख्स का चेहरा भी धुंधला पड़ रहा था। उसके कर्ली बाल उसके आंखों तक छाए हुए थे। अपने चेहरे पर बेइंतहा दर्द लिए उस शख्स ने अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कुराहट सजाए हुआ था। उसके हाथों में गिटार था जिस पर वो हल्की धुन बजा रहा था। वो किसी के ख्यालों में खोया था और जैसे जैसे उसके ख्याल बढ़ते वो गिटार के तारों को और जोर से छेड़ देता। बारिश के मौसम और एसी वाले कमरे में उसकी कनपट्टी से पसीना बह रहा था। वो अब बहुत जोर से गिटार बजाने लगा। फिर कुछ देर बाद हल्की धुन छेड़ते हुए गाने लगा। मेरी किस्मत के हर पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। वो गाते गाते खड़ा हो गया। ए खुदा जब बना उसका ही बना, ए खुदा जब बना उसका ही बना। वो तेज़ी से गाते गाते फिर हल्की धुन पर आ गया। उसका हूँ, उसमें हूँ, उसी का रहने दे,
गाते गाते जैसे उस शख्स ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो बेदर्दी से चीखा और अपना गिटार सामने वाले आदमकद आईने पर दे मारा। आईना सैकड़ों टुकड़े में बिखर गया। वो फिर बेइंतहा चीखा, आई लव यू गीत, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।